नमस्कार दोस्तों। आज हम ऐसे चर्चित टॉपिक की बात करने वाले हैं जिसने लगातार तबाही और तांडव मचा रहा है। ये चक्रवात प्री मानसून की दस्तक दे रहा है या फिर लोगों की जानें लेके छोड़ेगा। इससे पहले भी हालांकि बहुत सारे चक्रवात भारत में आ चुके हैं, लेकिन इस चक्रवात ने तो हदें पार कर दी और ये जब से बंगाल की खाड़ी में उठा है तब से लेकर लगातार लोगों के साथ जानों का खिलवाड़ हो रहा है। ट्रेनें को पटरियों से बांध दिया गया है और हेलीकॉप्टरों की जो उड़ान है या एरोप्लेनों की जो उड़ान है वो रद्द कर दी गई। लगभग 2-3 लाख लोग घायल हो चुके हैं और लगातार बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, उत्तर पूर्वी क्षेत्र अपने असम वगैरह नागालैंड इन क्षेत्रों में, जिसके अलावा बिहार में भी ये दस्तक देने वाला है। लगातार चर्चा में रहने के कारण हम इसके बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि चक्रवात होते कैसे, क्या है, चक्रवात उठते क्यों हैं, चक्रवात बनते क्यों हैं और चक्रवात किस क्षेत्र में आते हैं और इसी टाइम पे ये चक्रवात क्यों आ रहा है और चक्रवातों का नामकरण कैसे होता है। इन सारी जानकारी को हम बारी बारी से जानने की कोशिश करेंगे। ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये एक नया नॉलेज देगा और चक्रवातों के बारे में भी जानकारी आपको देगा। तो ये देख सकते हो आप टॉप न्यूज जो लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। ये देख सकते हो कितना नुकसान हो गया है। ये सारी चीजें आपके सामने मौजूद है। तो आगे बढ़ते हैं। ये चक्रवात है जो लगातार आपको दिख रहा है कि ये घड़ी की सुई की इस दिशा में लगातार बन रहा है और इस जगह को ये भारत है, ये श्रीलंका है और ये वाली चीज जो है वो बंगाल की खाड़ी है। तो ये चक्रवात कहां पर उत्पन्न हुआ? बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल। तो यहाँ पर उत्पन्न हुआ, क्या कारण रहा और समुद्र में कैसे चक्रवात उत्पन्न हो सकते हैं। ये सबसे मेजर रीजन आपके दिमाग में आया होगा कि ठीक है, धरातल पर समझ में आता है वायु दाब कम ज्यादा हो जाता है, लेकिन समुद्र में कैसे? समुद्र में तो पानी पानी है, फिर कैसे चक्रवात आ सकते हैं? वो सारी चीजें जानेंगे, आपकी सभी क्वेश्चनों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। ये बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ इस वाले इलाके में। खास करके ये चक्रवात की जो दिशा रही है, ये वाला जो आप बीच वाला जो सेगमेंट देख सकते हो बांग्लादेश और जो बंगाल के बीच में, ये वाला, इस वाले इलाके में ये चक्रवात लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। ये देख सकते हो आप, यहाँ से स्टार्ट होता है और ये ऊपर चला गया लगातार और ये इसका प्रभाव अब भी है, कहीं ना कहीं ये दस्तक देने की कोशिश अब भी कर रहा है और भारी मात्रा में बारिश कर रहा है जो कहीं ना कहीं भारी नुकसान का कारण बन रही है। ये देख सकते हो आप, इसकी रफ्तार किलोमीटर के हिसाब से। ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश की है, लेकिन मेनली रीजन ये है कि ये चक्रवात का नाम कैसे पड़ा। रेमल जो चक्रवात है वो जानते हैं, इसके बाद जो जानेंगे वो क्रम से जानेंगे सभी चीजें चक्रवात के बारे में। तो सबसे पहले इसका नाम जो रखा गया वो ओमान ने रखा गया। तो ये नाम जो रखे जाते हैं वो कैसे रखे जाते हैं, कौन सा देश नाम रख रहा है, भारत क्यों नाम नहीं रख रहा है, भारत के चक्रवातों के नाम क्यों नहीं सामने आ रहे हैं, कौन से देश कितने नाम रख सकता है, कैसे नाम रखे होते हैं, वो सारी चीजें जानेंगे। जिसका मतलब होता है रेत, मतलब ओमान ने जो नाम रखा है उसका मतलब होता है रेत। इसके अलावा ये लैंडफॉल कर रहा है। आपने सुना होगा न्यूज़पेपरों में लगातार बनी रहती है कि लैंडफॉल हो गया, चक्रवात आने से लैंडफॉल हो गया। लैंडफॉल का मतलब होता है कि जब ये चक्रवात है, ये यहाँ पे मैं बता दूं, ये चक्रवात घूमता घूमता इस टाइप से घूमता 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 जब ये तटीय क्षेत्र से, ये भारत के तट है, इस तटीय क्षेत्र पर पहुंचता है और तट से टकराता है तो इसे बोला जाता है लैंडफॉल। मतलब जब चक्रवात का तट से टकराना क्या हो गया, आपका लैंडफॉल कहलाता है। लेकिन जैसे ही चक्रवात समुद्र से सतह की ओर जाता है और सतह से आगे बढ़ता बढ़ता जाता है, या इस साइड जाए या इस साइड जाए, किसी भी साइड जाता है, फिर धीरे धीरे चक्रवात क्या होता है, उसकी ऊर्जा कम होने लग जाती है और वो धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। तो ये सारी चीजें भी जानेंगे कि भैया समुद्र में ऐसी कौन सी शक्ति है कि भगवान हनुमान जी ने कोई ऊर्जा दे दी चक्रवात को कि वहां पर खतरनाक दिख रहा था या कुछ चुड़ैल लग गई उसे भूतनी वाली कि वो घूम रही थी, फिर ये लैंडफॉल, मतलब जैसे जमीन पे आता है और लैंडफॉल होता है, इसके कैसे क्रैश होने लग जाता है या इसकी ऊर्जा कैसे कम होने लग जाती है, ये सारी चीजें जानेंगे। तो जानते हैं। इसके अलावा इसका अर्थ, चक्रवात का जो भारत में अर्थ होता है, सांप की कुंडली मारना। आपने देखा होगा कि सांप देखा ही होगा, इस टाइप से जब सांप घूमता है और कुंडली मारकर बैठता है, तो चक्रवात भी ऐसा ही होता है, सांप जैसे कुंडली बना लेता है चक्रवात भी। ये देख सकते हो हवाएं नीचे से ऊपर आ रही है। ये सभी चीजें जानेंगे हम चक्रवात के बारे में, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं कि ये जो भारत में जो चक्रवात आते हैं वो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आते हैं। मेनली जो भारत का क्षेत्र है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है। आप सभी को पता है जो भारत का
एरिया है 8 डिग्री से लेकर लगभग 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में पाया जाता है। मतलब इस वाले इलाके में हमारा भारत पाया जाता है, इस वाले इलाके, है ना। तो हमारा जो क्षेत्र आता है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है, इसलिए हमारे क्षेत्र में जो चक्रवात आपको देखने को मिलेंगे मई जून में ज्यादा देखने को मिलेंगे, उसके पीछे भी रीजन है वो भी बताऊंगा, वो ज्यादातर देखेंगे। तो इनका निर्माण उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में होता है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बार बार बोल रहा हूँ तो वो आपको मैं बता दूं कि जो 0 डिग्री होती है ये भूमध्य रेखा होती है आपकी यहाँ पर, है ना। 0 डिग्री को क्या कहा जाता है, भूमध्य रेखा। इसके ऊपर जो होती है वो कर्क रेखा होती है आपकी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और दक्षिणी अक्षांश जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होती है उसे मकर रेखा बोला जाता है। तो इस पूरे इलाके को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोला जाता है। इसके बोलने के पीछे रीजन ये है कि आप सभी को पता है जो सूर्य भगवान है या चंद्र, जो सूर्य मामा है आपका, जो प्रकाश डालता है वो इन दोनों के बीच में ही डालता है, इन दोनों के बीच में रहता है। मतलब या तो कर्क रेखा से ऊपर नहीं जाता या मकर रेखा से नीचे नहीं जाता, इसके बीच में ही रहती है। सारे दिन रात की घटनाएं सभी चीजें यहीं पे होती है। तो लगभग कुल मिला के बात ये कि इस वाले क्षेत्र में लगातार तापमान बना रहता है, तो इसलिए इस क्षेत्र को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि सौर ऊर्जा सर्वाधिक होती है। मैंने बता दिया क्योंकि सूर्य हमेशा यहाँ पर बना रहता है। ऐसे समझ लो कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है वो एक विशाल ईंधन होता है, मतलब इंजन होता है, ईंधन सॉरी इंजन होता है। जैसे बड़ी मोटर गाड़ी ले लो, आपके घर में कार तो होगी, है ना, कार होगी, या आपने मोटर गाड़ी देखी होगी, कुछ भी देखा होगा, उसका बड़ा इंजन इमेजिन करो, बड़ा इंजन ले लो, वो चक्रवात है। अब चक्रवात में भैया अगर इंजन है तो इंजन चलेगा किससे, पेट्रोल डीजल डालना पड़ता है। तो चक्रवात के लिए ईंधन क्या हो सकता है, जो ईंधन होता है उसके लिए ईंधन होता है वो होता है आपके लिए गर्म हवा और नर्म हवा, दो टाइप की हवाएं होती है, गर्मी होंगी और नरमी होंगी। ये तो समझ में नहीं आ रहा है, ये तो ठंडा गर्म हो गया, इस टाइप की बातें कर रहे हो आप हमारे साथ, कुछ भी बकवास कर रहे हो। ये रीजन भी दूंगा कैसे गर्म हवा होती है और कैसे नर्म हवा होती है, वो सारी चीजें बताऊंगा। लेकिन इसके निर्माण कैसे होता है, किन किन परिस्थितियों में निर्माण होता है, वो भी चीजें हम जानने की कोशिश करते हैं। व्यापक समुद्री सतह होना चाहिए, ऐसा नहीं कि भैया आपकी पार्वती बह रही है आपके पास, या नदी नाला है या तालाब है, आप बोलो कि हमारे तालाब में चक्रवात आ जाए या तूफान आ जाए, तो ऐसा नहीं होगा। उसके लिए बहुत बड़ी सतह चाहिए, उसके पीछे भी रीजन है वो भी बताऊंगा। तापमान आपका 27 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए। वैसे अभी तो तापमान भैया 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और 50 टच कर रहा है राजस्थान में, तो इंसान मरने फिर रहा है, थोड़े दिन बाद नपट लेगा। उसके ऊपर भी एक वीडियो लाएंगे हम, टेंशन मत करो। दूसरा कारण होता है कैरियोलिसिस बल, है ना। कैरियोलिसिस बल के बारे में भी मैं यहाँ पे बताऊंगा कि ये कौन सी केत की मूली है और इसके कारण कैसे चक्रवात आते हैं वो भी बताऊंगा, और फेरेल के नियम भी यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये सभी चीजें जानते हैं, आपके दिमाग में उत्सुकता आई होगी, उन उत्सुकता को खत्म करना जरूरी है, नहीं तो वो बढ़ती जाती है ना। क्यूरियोसिटी को हम खत्म करते हैं। देखिए चक्रवात, सबसे पहले मैंने बताया कि समुद्र में व्यापक समुद्री सतह होना चाहिए। ये समुद्री सतह आप ले लो कि ये समुद्री सतह, ये आप देख सकते हो इस टाइप की, ये व्यापक समुद्री सतह, यहाँ पर चक्रवात आपके बनने से रहे, है ना, यहीं पर चक्रवात बनते, ये देख लो, ये व्यापक समुद्री सतह, यहाँ पर आपके चक्रवात बन रहा है, क्योंकि बहुत स्पेस चाहिए। इसके पीछे रीजन है कि चक्रवात समुद्री सतह या व्यापक समुद्री सतह क्यों चाहिए। सबसे पहले चक्रवात का निर्माण कैसे होता है, वो भी पानी में। तो अपन एक एक करके सारी चीजों को जानने की कोशिश करते हैं। निर्माण, निर्माण तो ये चक्रवात का जो निर्माण होता है वो आपका समुद्री सतह में कैसे होता है। हमें लैंड लैंड पे तो समझ में आता है, या धरती सतह, धरती वाली जो सतह होती है, जमीन होती है, उस पर तो समझ में आता है, लेकिन समुद्री सतह पे समझ में आता, ये आप समझाइए हमें। तो मैं यहाँ पे समझाता हूँ। तो देखिए क्या होता है कि समुद्र में कहीं ना कहीं ये सारा समुद्र है और जल है ना, ये सारा जल है, आप देख सकते हो। लेकिन कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, ये समुद्री चीज मान लो आप, ये समुद्र है आपका, है ना, ये समुद्र है। लेकिन इस समुद्र में आप देखते हो यहाँ पर ये जल भरा हुआ है, आप ये वाले पात्र बना लो, ये जल भरा हुआ है आपका, है ना। लेकिन इस जल भरे हुए ये समुद्र मान लो, इंद्र महासागर मान लो, ये क्या है, इंद्र महासागर मान लो, यहाँ पर आपको एक छोटा सा टापू भी मिलेगा। देखा होगा यार, आइलैंड वगैरह तो देखे होंगे, बहुत सारी मूवियों में देखे होंगे कि आइलैंड है वहां पर, चलो बहुत सी मूवियां बनी हुई है ना, तो वो आइलैंड होते हैं ना। जो आइलैंड होते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, ये जमीन होती है, थोड़ी बहुत जगह होती है। लेकिन गर्मी में क्या होता है कि आप सभी को पता है कि पानी, ये पानी है आपका, है ना। पानी की क्या पानी का ये नियम होता है, वो आप फिजिक्स में पढ़ोगे तो वहां जाकर मैं यहाँ पे बताऊंगा कि फिजिक्स में जो पानी का नियम होता है, वो पानी का ये एक नियम या गुण होता है पानी का। ये मान लो कि उसकी एक क्वालिटी होती है कि पानी ना तो जल्दी से गर्म होता है, ना ही जल्दी से ठंडा होता है। पानी देर से गर्म होता है और देर से ही ठंडा होता है। तो किसकी तुलना में, अपेक्षाकृत जमीनी जमीनी क्षेत्र की तुलना में जमीन जल्दी ठंडी हो जाती है और जल्दी
गर्म हो जाती है। तो आप जैसे ही पता चलेगा कि भैया ये वाला क्षेत्र क्या हो रहा है, ये वाला जो लैंड एरिया है या आइलैंड है ये जल्दी गर्म हो रहा है, ये जमीनी क्षेत्र है और ये गर्म हो रहा है, क्या जल्दी गर्म हो रहा है, और ये अपेक्ष चक्र धीमे गर्म हो रहा है, ये वाला पानी वाला। तो क्या करता है, आप एक और चीज मैं आप कान में बता दूं, किसी से बोलना मत, कि हवा जो होती है, ध्यान रखना, हवा हवा का एक नियम होता है, हवा हमेशा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती है। ठीक वैसे ही मैं आप एक उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे आप ट्रेन में गए होंगे या किसी बस में गए होंगे, मान लो कि ट्रेन पूरी भरी हुई है, ट्रेन भरी हुई है और आप बिल्कुल कसा कसी से धसे बैठे हो और आप लग रहा है कि यार अगर कोई उड़ जाए तो मैं एडजस्ट कर लूंगा। ऐसे ही सभी के आसपास वाले सभी के मन में कि कोई उड़ जाए बस हम एडजस्ट कर लेंगे। तो जब जैसे ही एक इंसान उठ के चला गया आपके भाग से, तो आप क्या सोचते हो कि सबसे पहले उस जगह पर हम कब्जा कर ले। तो जितनी भी भीड़ होती है, क्योंकि पहले ही जगह कम थी, वो सीट खाली हुई एक तो जितनी भी भीड़ होती है, ये इस वाले स्थान से उठ के गया कोई स्थान, तो जितनी भी आसपास वाली भीड़ होती है वो इस पर टूट पड़ती है, मतलब टूट पड़ती है इन द सेंस उस पर बैठने की कोशिश करती है। तो ऐसे ही ये होता है कि जब यहाँ पर क्या होता है कि गर्म वायु होगी तो दाब कैसा होगा, निम्न होगा, और पानी का दाब कैसा होगा, उच्च होगा। जब यहाँ पर दाब निम्न होगा और यहाँ पर दाब उच्च होगा तो वायु क्या होती है, अधिक वायु दाब से कम वायु दाब की ओर गति करती है। तो इस वाले क्षेत्र में पानी आपका इस टाइप से जाएगा, मतलब हवा की जो दिशा होगी वो इस टाइप से हो जाएगी, मतलब इस वाले क्षेत्र को कहीं ना कहीं कवर अप करने की कोशिश करेगी जो गर्म वाला क्षेत्र, इस वाले क्षेत्र से। जैसे मैं यहाँ पे बता दूं एक डायग्राम के माध्यम से, डायग्राम कहाँ गया, ये देखो आप ये वाले चित्र देख सकते हो आप, जहां से जो चीजें उठ रही हैं इसके बाद ये वापस यहाँ पर आने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये गैप हो जाता है। आप सभी को पता है कि जो एरिया होता है ये ट्रॉपिकल जोन है, इस वाले एरिया में जो 0 डिग्री होती है यहाँ पर वायु जो ऊपर उठती है, वाष्पन के कारण क्या करती है, वायु ऊपर उठती है। जब वायु ऊपर उठेगी, यहाँ पर वायु ऊपर उठेगी तो ऊपर उठने के बाद ये गर्म होकर ऊपर उठ रही है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं गर्म वायु क्या होती है, ठंडी होती है ऊपर जाने के बाद। ठंडी होने के बाद ये वापस जो क्षेत्र में से उठती है उस क्षेत्र को वापस बनने की कोशिश करती है, क्योंकि हवा की प्रवृत्ति होती है कि वो अधिक वायु दाब से कम वायु दाब की ओर चले। जैसे ही वो, जैसे ट्रेन में आपने देखा है कि लोगों की प्रवृत्ति होती है जैसे ही खाली जगह बैठी मिल रही है उन्हें तो उसमें धसने की कोशिश करते हैं। तो इसी प्रकार ये चीजें होती है ना। तो ये यहाँ पर ये चीजें बनने की कोशिश कर रहे होंगे, ये देख लो आप, ये वाले चीजें बनने की कोशिश करते हैं। जैसे ये चीजें बनने की कोशिश करते हैं तो एक साइक्लोन का निर्माण होता है। आप सभी को पता है कि साइक्लोन का निर्माण दो क्षेत्र में होता है, जो 0 डिग्री इक्वेटर होती है और ये 23 डिग्री कर्क रेखा होती है ना। ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है, इसके बीच में उष्णकटिबंधीय मैं बता चुका हूं कि साइक्लोन का निर्माण होता है। तो इस क्षेत्र में जैसे ही साइक्लोन का निर्माण होगा तो इस वाले क्षेत्र में जो साइक्लोन का निर्माण होगा वो आपकी जो दिशा रहेगी, साइक्लोन की इस वाले क्षेत्र में जो दिशा रहेगी वो आपकी रहेगी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ये साइक्लोन का नियम है कि उत्तरी क्षेत्र में जो साइक्लोन की दिशा रहेगी वो कैसी रहेगी, आपकी एंटी क्लॉकवाइज रहेगी, मतलब घड़ी की सुई की विपरीत दिशा। घड़ी की सुई इस दिशा में घूमती है लेकिन उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात चलेगा वो इस टाइप से चलेगा, मतलब घड़ी की सुई की विपरीत दिशा से। दूसरा कारण इसका यह है कि उत्तरी गोलार्ध में या किसी भी गोलार्ध में जो हवाएं चलती है, पृथ्वी के आसपास जो हवाएं रोटेट हो रही है वो केरोलिसिस बल के कारण हो रही है। केरोलिसिस बल का प्रभाव भी आपको पढ़ने को देखने को मिलता है। और केरोलिसिस बल के प्रभाव या फेरेल का नियम यह कहता है कि जो उत्तरी गोलार्ध है इसमें हवाएं आपकी दाईं ओर चलेगी और जो दक्षिणी गोलार्ध है इसमें आपकी हवाएं बाईं ओर चलेगी। तो ये इसी चीज से आप समझ सकते हो कि दूसरी चीज, एक और चीज और रह गई, चक्रवात की आई। जो चक्रवात की आंख होती है वो बिल्कुल शांत क्षेत्र होता है। जैसे मैंने ट्रेन में बताया कि ये वाली जगह खाली थी, तो जिस जगह खाली थी ये शांत होती है, लेकिन आसपास की जो भीड़ इसे बनने की कोशिश करती है या शांत होती है, मतलब बिल्कुल भेड़िए रहते हैं उस टाइप से, भेड़िए को जैसे मांस का टुकड़ा मिल जाता है उस टाइप से लपकने की कोशिश करते हैं उस जगह को। इस टाइप से ये जगह तो शांत है भैया, इस जगह में तो कोई हलचल नहीं, लेकिन आसपास की जगह में ज्यादा हलचल होती है तो इस जगह को भरने की कोशिश करती है और इस जगह के आसपास ये रोटेट होने लग जाते हैं कि हम बैठ जाए इस टाइप से। तो ये चक्रवात की जो आई होती है ये वाला क्षेत्र बिल्कुल शांत क्षेत्र होता है, मतलब जो चक्रवात का जो बीच वाला क्षेत्र होता है वो बिल्कुल आप शांत नजर आएगा। बाकी जो क्षेत्र है वो अपेक्षाकृत अशांत नजर आएगा आप।
ये देख सकते हो, ये चक्रवात की जो आई है ये बीच में बनती है, आप देख सकते हो। ये उत्तरी गोलार्ध का चक्रवात है जिसकी दिशा आप एंटी क्लॉकवाइज देख सकते हो, ये देख सकते हो यहाँ पर देख सकते हो। ये वाली जो दिशा है चक्रवात की, ये टाइप से जा रही है पूरे चक्रवात की दिशा, मतलब सीधे हाथ की तरफ मुड़ रहा है पूरा चक्रवात, ये देख सकते हो। और ये चक्रवात ऐसे करके आगे बढ़ता जाता है, इस टाइप से आगे निरंतर रूप से आगे बढ़ता जाता है, और आपके कहीं ना कहीं ये फिर कहां पर आता जाता है, आपका भूमि पर आता जाता है। और जैसे भूमि पर आता है तो वहां पर क्या रहता है कि गर्मी बढ़ जाती है और नमी की जो मात्रा होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि हवा अधिक वायुदाब से कम वायुदाब की ओर चलती है, तो उसे प्रॉपर वो वायुदाब नहीं मिल पाता है, मेंटेन नहीं कर पाता, तो वो ऑटोमेटिक खत्म होने लग जाता है इस वाले क्षेत्र में। और समुद्री क्षेत्र में आता है, और तो ये अपने साथ पानी भी लाता है। पानी कैसे लाता है कि आप सभी को पता है कि 0 डिग्री इक्वेटर है, और जहां पर जब वाष्पन होगा इस वाले क्षेत्र में, पानी वाले क्षेत्र में जब वाष्पन होगा तो ये हवाएं क्या करेंगी, ये ऊपर उठेंगी तो यहाँ पर क्या होगा, संघनन प्रारंभ होगा, संघनन। और जैसे ही संघनन प्रारंभ होगा, संघनन किस में बदलता है, बादल में बदलता है। और बादल क्या करते हैं, बादल बनेगा बूंद के रूप में, मतलब बूंद बनेगी, और बूंद क्या करेगी, वापस नीचे आएगी, और नीचे आकर ये कहीं ना कहीं बारिश का कारण बनेगी। तो ये सर्कुलेशन चलता रहता है, ये देख सकते हो आप यहाँ से। ये वाले लो प्रेशर के जोन से ये चीजें जा रही है वापस, लेकिन ये वापस उठकर इस वाले रीजन में आ जाती है, क्योंकि कम प्रेशर की ओर रहती है, इसलिए फिर ये अपने साथ क्या लाता है, ये पानी की बूंदों को भी अपने साथ लाने की कोशिश करता है और लाता रहता है। तो ये सारी प्रोसेस जो होती है वो चक्रवात की होती है। आप चीजों को समझे होंगे और अच्छी तरह से समझने की कोशिश की होगी। और एक और चीज होती है, ये चक्रवात की आई बॉल होती है। आई बॉल में क्या होता है कि ये चक्रवात है जो ये वाला चित्त तो शांत रहता है बिल्कुल, किसी को गाली देना हो तो आप बोलना तो चक्रवात की आंख है, किसी की तारीफ करना हो, किसी शांत व्यक्ति की तारीफ करना हो तो बोलना तो चक्रवात की आंख है, क्योंकि चक्रवात की जो आंख है वो बिल्कुल शांत होती है। लेकिन जो चक्रवात की बॉल होती है वो लोगों की भीड़ होती है उस टाइप की, ये लगातार अशांत होती है और बढ़ती जाती है ना। वो ये कहीं ना कहीं लैंड एरिया को कवर करने की कोशिश करती है, क्योंकि ये इस साइड ही चलेगी। चलने का रीजन आप सभी को पता है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी दाई ओर चलने की कोशिश करती है, तो दाई ओर ये देख सकते हो चक्रवात की दिशा हमेशा ये दाई ओर होती है, ये वाले इलाके। ठीक है, ये सारी चीजें आप समझ में आई होगी, तो आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज है कि चक्रवातों का नामकरण कैसे होता है और चक्रवातों का नाम कैसे डिसाइड होता है, तो ये चीजें देखते हैं। तो चक्रवातों का जो नामकरण होता है वो देखने की कोशिश करते हैं। तो चक्रवातों का जो नामकरण होता है वो एक पैनल डिसाइड करता है, ये यूएन का पैनल है, और उस पैनल का नाम है ESCFE, ये पैनल है, और इसमें 13 देश सदस्य है। और ये 13 देश कौन कौन से हैं, जो नॉर्थ जो हिंद महासागर है उसके 13 देश इसके सदस्य है। कौन कौन से देश है आप देख सकते हो, बांग्लादेश, भारत, ईरान, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, श्रीलंका, थाईलैंड और संयुक्त अरब अमीरात, ये यमन सहित 13 देश इस क्षेत्र में शामिल है। लेकिन ठीक है, हमारे साहब ये चीज समझ में आई कि हमें 13 देश शामिल है, लेकिन ये बताओ कि इनका नामकरण कैसे होता है। तो यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये अलग अलग पैनल तैयार किया है, कि इसके लिए 6 पैनल पूरे विश्व में, पूरे विश्व में कितने 6 क्षेत्रीय पैनल है पूरी दुनिया में। जो क्षेत्रीय विशेष मौसम विज्ञान केंद्र है जिसका नाम होता है आपके सामने RSMCS, ये 6 पैनल है। इसी प्रकार भारत का जो पैनल है उसके अंतर्गत 13 देश आते हैं, और 13 देशों में से भारत का एक अपना पैनल है, उसका नाम है अपना IMD, मतलब भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र जो होता है वो भारत के चक्रवातों को देखरेख करता है। और जो 13 देश है वो 13 देश ही 13 नाम डिसाइड कर सकते हैं, और पहले से डिसाइड करके रखते हैं। आपके दिमाग में ये आया होगा कि हम कैसा भी नाम रख सकते हैं, जो भले किसी को हाथ पहुंचे या किसी को तकलीफ पहुंचे या किसी को दुख पहुंचाना हो या दंगा फसाद हो, इस टाइप का नाम भी रख सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं रख सकते। आप जो नाम रख सकते हो वो आपके देश का विकास का हो, प्रगति का प्रतीक हो, या ऐसा नाम हो जिससे किसी की भावनाएं हाथ ना हो, या आपके देश के विकास या किसी प्रकार का दंगा फसाद ना हो, मतलब एक नॉर्मल टाइप का नाम रख सकते हो, बिना विभाजित नाम। तो 13 देश 13 नाम रख सकते हैं, और ये नाम आपके अल्फाबेट ऑर्डर में डिसाइड होते हैं। और मतलब 13 देश कुल मिला के 13 नाम रखेंगे, मतलब कुल मिला के 169 नाम, 169 नाम अभी डिसाइड हो चुके हैं, बाकी जो आने वाले समय में डिसाइड होते रहेंगे। तो आप देख सकते हो कि ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश के 13 नाम उसने डिसाइड कर लिए, ये 13 नाम आप देख सकते हो। भारत देखते हैं, ये आपका इंडिया है, इंडिया में गाती आ गया, ये आप देख सकते हो, तेज आ गया। ये अलग अलग जो अगर तूफान आएंगे तो नीर है, ये सब हम आने वाले समय में
नाम रखेंगे। आप अभी इनके नाम रख सकते हो, आने वाले समय में हम यही नाम रखने वाले। ईरान है, मालदीव है, ये सब, ओमान है, यास है, ये रेमल। ये रेमल अभी किसने रखा है? अगर अगला तूफान आएगा उसका नाम सेल रखेगा कौन है? कौन रखेगा? अपना ओमान। तो अलग अलग देश अलग अलग नाम रखने की कोशिश करते हैं। तो भारत में जो नाम डिसाइड होता है वो आपका मौसम विज्ञान विभाग जो होता है, मतलब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भारत में जो चक्रवात है इन सबकी चीजें देखरेख करता है। बाकी पहले से नाम डिसाइड होते हैं जो यूएन द्वारा डिसाइड कर दिए गए। लेकिन क्या सभी देशों में जो चक्रवात उठते हैं उन्हें चक्रवात ही बोला जाता है क्या, और कुछ भी नाम बोला जाता है उनका? बिल्कुल, कि अलग अलग देशों में अलग अलग नाम बोला जाता है। जैसे हिंद महासागर में आया उसका नाम अलग, जो अटलांटिक महासागर में आएगा उसका नाम अलग, प्रशांत महासागर में आएगा उसका नाम अलग, कैरिबियन सागर में आएगा उसका नाम अलग। सभी देश अपने अपने सहूलियत के हिसाब से अपना अपना नाम रखते हैं। अपने देश में चक्रवात बोला जाता है, तो जो अलग अलग देश है उनमें जो चक्रवात है उसके नाम है। जैसे कैरिबियन सी में हरिकेन बोला जाएगा, आपका हरिकेन कैरिबियन सी में बोला जाएगा। चाइना में आपका टाइफून बोला जाएगा। हिंद महासागर में आपका ट्रॉपिकल या साइक्लोन बोला जाएगा। जापान में आपका टाइफू बोला जाएगा। नॉर्थ अटला जो ऑस्ट्रेलिया उसमें बिली बिली बोला जाएगा, बिली या बिलीज बोला जाएगा। फिलीपींस में बगोई यू बोला जाएगा, और अमेरिका में हरिकेन या टॉर्नेडो बोला जाएगा। तो अगर अमेरिका में चक्रवात आएगा तो उसका नाम चक्रवात नहीं बोलेंगे, वहां हरिकेन बोलेंगे कि हरिकेन आ गया, इस टाइप से बोलेंगे, और जो भी उसका नाम रखेंगे, है ना। और दूसरी बात ये भैया, चक्रवात भी ये डिसाइड करते हैं जितनी तेज स्पीड उसका उतना ज्यादा दबदबा। चक्रवातों में भी दबदबा होता है कि भैया मेरी ज्यादा स्पीड है तो वो बोलेगा मैं बहादुर हूँ। जैसे इंसान की पहचान किस होती है? उसकी ताकत से, कि वो इतना बलशाली है, वो इतना बलशाली। चक्रवातों की पहचान होती है उसकी रफ्तार से। भैया जैसे ये 153 किलोमीटर तक आया है तो कम है, 153 से 177 आया तो मध्यम मान ले, 210 तक आया ज्यादा मान लो, और 250